हमारे साथ, क्योंकि पहले चरण से भी कई इंडिकेशंस आई हैं, लो वोटर परसेंटेज रहा, बड़ी एक अप्रत्याशित बात रही। इलेक्शन कमीशन ने बीच में आके एक अपील भी कर दी कि अरे भाई शहरों में बाहर निकलिए, वोट कीजिए। उसका अपील का असर दिल्ली में होता तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या यहां पर होगा उसका असर, ये भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अजय उमट साहब जुड़ रहे हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, यहाँ पर अहमदाबाद मिरर के चीफ एडिटर हैं। अजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ संजय जी भी जुड़ रहे हैं, CSDS से जुड़े हुए हैं, बहुत पैनी नजर रखते हैं बहुत सालों से हर चुनाव पर, बड़ी बारीकियां जिनको शायद हम समझते नहीं, उन बारीकियों को भी समझते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि सवाल यही है कि पहले चरण का जो मतदान हुआ उससे क्या इंडिकेशन है और दूसरे चरण में अब क्या ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अजय जी आपसे समझना चाहता हूं, इतने सारे आपने गुजरात के चुनाव कवर किए हैं, पहले चरण और दूसरे चरण के बीच में आपको इस बार नया क्या दिख रहा है सर? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि बड़े हावी रहेंगे? मुझे लगता है कि कल जो है काफी वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव होगा। पिछले चुनाव में भी अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट फेज के कंपेयर में सेकंड फेज में चुनाव में मतदान ज्यादा हुआ था। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि जब हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि 2007 के कंपेयर में इस बार वोटिंग कम हुआ, लेकिन आप 2002, 2007, 2012 के चुनाव देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज कम से कम 60 to 62 के बीच में ही रही थी। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि पिछली बार 2017 में इस एरिया में वोटिंग ज्यादा हुआ था, क्योंकि तब हार्दिक पटेल का पटेल अनामत आंदोलन था। और वो अनामत आंदोलन का एपिसेंटर कहाँ था? वो सूरत में था, वो अमरेली में था, वो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में था, वो जूनागढ़ में था। सर पिछली बार 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, और ये सब डिस्ट्रिक्ट पटेल इलाकों वाले थे। इसलिए पिछली बार बीजेपी को प्रॉब्लम था वो पाटीदार अनामत आंदोलन का। इस बार ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और जो एंटी इनकम्बेंसी का भी माहौल है, बीजेपी अपने वर्कर्स को इतना एक्टिवेट करके बाहर वो पेज मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट में नहीं लेके आई है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि सरकार को हराने के लिए भी लोग बाहर नहीं आए हैं। जहां पर वोटिंग ज्यादा हुआ है, जो हमको दिख रहा है ट्राइबल एरिया में, वो ट्राइबल एरिया में हमेशा ही परसेंटेज ऑफ वोटिंग ज्यादा ही रहता है। सूरत में आप देखो तो 50.4% मिलेगा, जबकि सूरत के बिल्कुल बगल में तापी डिस्ट्रिक्ट में 78.4% मिलेगा। मतलब 28% का अंकित। आप सोचो कि इतना ज्यादा डिफरेंस, मतलब आदिवासी चुस्त है और शहरी जन सुस्त है, ये बिल्कुल साफ मैसेज है। लेकिन कल के फेज में मैं देख रहा हूं कि उत्तर गुजरात में, सेंट्रल गुजरात में वोटिंग परसेंटेज काफी हाई जाएगा। अहमदाबाद बड़ौदा में कंपेरेटिवली लो रहेगा, क्योंकि ये बीजेपी के स्ट्रॉन्ग इलाके हैं। पिछली बार भी 23 में से 19 सीट बीजेपी ने अहमदाबाद में जीती थी और बड़ौदा में ऑल 10, मतलब 29 सीट जो थी अहमदाबाद बड़ौदा से ही बीजेपी ने जीती थी। तो बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है अहमदाबाद और बड़ौदा। बिल्कुल, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया अहमदाबाद और बड़ौदा, और उसके बाद कांग्रेस का भी जो उत्तरी गुजरात के क्षेत्र हैं वहां पर उनका अच्छा वर्चस्व है। संजय जी, जो बात बार बार होती है कि सबसे बड़ा ओवरराइडिंग फैक्टर जो होता है वो होता है यहां पर एक्स फैक्टर, जिसको कहते हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लगातार रोड शो भी करे। लेकिन अगर देखा जाए सर, तो पैन गुजरात ये एक्स फैक्टर चलता नहीं है। मतलब अगर हम शहरों की बात करें तो वहां पर तो नरेंद्र मोदी के नाम पर शायद जरूर वोट आता हो। अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर नरेंद्र मोदी होते तो जैसे हमने देखा आदिवासी इलाकों में, उत्तरी गुजरात के इलाकों में, वहां पर भी मोदी जी के नाम पर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में वोट इधर से उधर स्विंग होता हो। तो आपको क्या लगता है सर, कल जब ये वोटिंग होने वाली है इस सेकेंड फेज में, आपको बढ़त किसकी दिखाई पड़ती है? और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है वो क्या फर्स्ट फेज के बाद इस सेकेंड फेज में और हल्का होगा? देखिए, पहले तो बात करें ओवरराइडिंग फैक्टर की, एक्स फैक्टर की। एक्स फैक्टर का मतलब ये नहीं अंकित कि एक्स फैक्टर से सारे के सारे वोटर एक तरफा हो जाएंगे, एक तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। अगर वो एक्स फैक्टर प्ले में आ गया तो एक्स फैक्टर जब काम आता है तो बड़ी संख्या में वोटरों का झुकाव एक तरफ होता है। इसका जैसे मैंने कहा सीधा अर्थ यह ना निकालें कि सारे वोटर एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसका प्रभाव, उसका किसी समुदाय पर ज्यादा, कहीं पर कम, थोड़ा बहुत दिख पड़ता है, थोड़ा अंतर होता है उसका प्रभाव में। इसी वजह से आपने जिस बात का जिक्र किया, आदिवासी इलाकों में कुछ कम, ग्रामीण इलाकों में थोड़ा कम, शहरी इलाकों में कहीं ज्यादा, पढ़े लिखों पर कुछ ज्यादा। यही वजह है कि एक्स फैक्टर का प्रभाव अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी, मुझे लगता है इन चुनाव में भी एक्स फैक्टर है, मतलब इसमें कोई दो मत नहीं है। इन चुनाव में भी प्रधानमंत्री का चेहरा एक्स फैक्टर होने वाला है। उन्हीं के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है।
भले ही दूसरी पार्टियों ने मुद्दों पर ध्यान एक तरह से खींचने की कोशिश की वोटरों की, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है सारा का सारा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अस्मिता का सवाल है, गुजराती प्राइड का सवाल है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। सवाल यह है कल किसको बढ़त होगी। देखिए अंकित, ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, अभी वोट भी नहीं पड़े, बढ़त किसको होगी। लेकिन गुजरात दूसरे राज्यों के जैसा नहीं है, असम के जैसा नहीं है, यूपी का जैसा नहीं है। जैसे यूपी का एक हिस्सा है वेस्टर्न यूपी, वहां एक पार्टी आरएलडी बहुत मजबूत है। अगर असम को देखेंगे तो वहां एक पार्टी MIM AUDF कुछ इलाकों में बहुत मजबूत है। यहाँ बहुत फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है जी। रूरल अर्बन का अगर डिफरेंस थोड़ा सा देख ले, इसके अलावा बहुत फ्लैट है, थोड़ा बहुत अंतर है। ये सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में कांग्रेस रिलेटिवली मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी किसी एक इलाके में उसका जनाधार नहीं है। या ये ना तो बीजेपी के लिए अप्लाई होता है ना कांग्रेस के लिए अप्लाई होता है। कंपटीशन दोनों के बीच है कल होने वाले चुनाव में। आम आदमी पार्टी जिसका आपने जिक्र किया, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का प्रभाव जितना हमें 3-4 महीने पहले दिखता था, वहां से उनके सपोर्ट बेस में डिक्लाइन हुआ है। और कल का जो इलाका है, पहले वाले इलाकों से आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी वो कमजोर स्थिति है। जी अजय जी, ये जो चुनाव के बारे में जब सारी चर्चा जो हो रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लोग भी यहां पर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोगों के इश्यूज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी चुनाव को मैनेज ज्यादा बेहतर कर पाती है बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले। तो उनका जिस तरीके से उन्होंने एक पन्ना प्रमुख के नीचे 5 आदमी और लगा दिए, 30 वोटरों पर उनके 6 आदमी काम कर रहे हैं, कौन से बूथ पर कौन होगा, कहां पर कौन कैंडिडेट खड़ा करना है, किस कैंडिडेट के खिलाफ अगर वोट डिवाइड करने हैं तो उसके लिए किस तरीके के लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो क्या बीजेपी का इलेक्टोरल मैनेजमेंट सबसे बड़ा उनकी एडवांटेज होती है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी फिलहाल मैच नहीं कर पा रहे? बिल्कुल अंकित, मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा पेज मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, इलेक्टोरल मैनेजमेंट तो अच्छा है, लेकिन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी का माइक्रो मैनेजमेंट जो करना कि भाई कास्ट वाइज वोट को कैसे डिवाइड करना, हिंदू मुस्लिम में पोलराइजेशन करने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। वो तो आपको देखने को मिलेगी। अगर लिंबायत कॉन्स्टिट्यूंसी में आप चले जाओ तो 46 में से 36 कैंडिडेट मुस्लिम मिलेंगे, और वो सब बाय एंड लार्ज स्पॉन्सर्ड होते हैं, बाय एंड लार्ज, क्योंकि वही वोट काटते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट वहां चुनाव ना जीत पाए। सिमिलरली मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, सूरत पूर्व, जहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का कथित रूप से किडनैपिंग हुआ था और उसने दूसरे दिन अपना कैंडिडेचर विड्रॉ किया था। वहां 14 में से 12 कैंडिडेट मुस्लिम है, क्योंकि वो 2,03,000 में से 91,000 कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट है। तो मुस्लिम वोट को कैसे पोलराइज करना, मतलब आई कैन गिव यू सो मेनी सच एग्जांपल्स। लेकिन कास्ट वाइज कहाँ आहिर कम्युनिटी को रखना, कहाँ ओबीसी को रखना, कहाँ पाटीदार को रखना, कहाँ किसी इंडिपेंडेंट को खड़ा रखना, ये सब चीजें जो बारीकाई से एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कास्ट और कम्युनिटी का जो मैनेजमेंट करना, और फिर कौन सी कम्युनिटी नाराज है, अगर ये कम्युनिटी इस क्षेत्र में नाराज है तो बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके लीडर को टिकट दे दो। अगर कहीं समाज के साथ कोई मीटिंग करनी है, और बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए CR पाटिल को इस बार पूरे चुनाव के दौरान डैमेज कंट्रोल में रखा था कि भाई जो बागी कैंडिडेट्स हैं उनको समझाओ, जो निष्क्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी टिकट कटी है उनको समझाओ। और दूसरा कि अमित भाई जो थे वो रोज कोर्स करेक्शन करते थे कि भाई चलो नॉर्थ गुजरात में ये इश्यू है तो अमित भाई उसको हैंडल करेंगे, अगर लगता है सेंट्रल गुजरात में कोई बड़ा इश्यू आ गया है तो अमित भाई उसका रिव्यू करेंगे रात को। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अपने रोड शो के दौरान कांस्टेंट हर एक चीज को मॉनिटरिंग करते हैं। तो इतना बढ़िया मॉनिटरिंग सिस्टम जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। तो बीजेपी इज नॉट विनिंग इलेक्शन, दे आर मैनेजिंग देयर विक्ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है। और संजय जी, इस पे मैं आपसे भी एक कमेंट चाहूंगा कि ऐसा जैसे हम लोग भी घूम रहे हैं, लोग ऐसा नहीं है कि उनके पास इश्यूज नहीं है। पेपर फूटने का इशू है, पेपर यहाँ पर हर बोलते हैं पेपर फुटियो कि पेपर लीक हो गया, वो बहुत बड़ा बच्चे उस बारे में बात करते हैं। कई जगह पर अभी भी पानी की, शहर से आप बाहर चले जाइए, आप हाईवे से उतरते ही आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों के लिए परेशानियां जरूर हैं। लेकिन क्या यही इस वक्त फर्क है, ये इलेक्टोरल मशीनरी वर्सेज जो रिसोर्सेज बीजेपी के पास है वर्सेज कांग्रेस जिसको कहती है लो की कैंपेन? क्या ये लो की कैंपेन जो कांग्रेस की कोशिश है कि इसको
इसको बड़ा लोकलाइज रखा जाए, इसको मोदी वर्सेस राहुल गांधी या मोदी वर्सेस एनीबडी ना बनाकर इसे कोशिश की जाए कि इसको लोकलाइज करें, इतनी बड़ी मशीनरी के सामने क्या आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिव एक स्ट्रैटेजी रह पाती है? देखिए अंकित, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हुई या नहीं हुई, ये तो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही हम कह पाएंगे। अगर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, मान लीजिए चुनाव जीत जाती है, तब तो ये हम सबको मानना पड़ेगा कि लोकी कैंपेन की जो स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की, उसने ट्रम्प कर दिया पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट को, जो बीजेपी की जो इलेक्शन मैनेजमेंट है। लेकिन अंकित, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट पे 1 मिनट बोलना चाहता हूं कि मैं इलेक्शन मैनेजमेंट को बुरी चीज नहीं मानता। देखिए, मैनेजमेंट की पूरी पढ़ाई होती है हर चीज के बारे में, पूरा IIM है, तमाम IIM से वो क्या पढ़ाते हैं? वो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। आपको अपना बिजनेस करना है तो कैसे मैनेज करें, किसी भी चीज में मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टूल है। मैनेजमेंट कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट एक तरह से बुरी चीज कब समझी जाती है मेरे हिसाब से, जब आप इस मैनेजमेंट की जो कला है उसका इस्तेमाल दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए करें। आप अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो बार बार जिस बात का जिक्र होता है कि बीजेपी चुनाव जीत नहीं रही है, वो बीजेपी मैनेज करती है। मुझे लगता है मैनेजमेंट भी चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है, वो एक उसका टूल है। चाहे आप कैंपेन कर रहे हैं, आप अपने तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी तो सफल है, वो हमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या लोग की कैंपेन की स्ट्रैटेजी सफल होगी या नहीं होगी, मुझे उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं लगाता हूं। हालांकि इसका सीधा सीधा उत्तर तो 8 दिसंबर को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। उत्तर सारे जो भी हम सवाल, जो भी जवाब कर रहे हैं, जो भी इस समय चर्चा चल रही है, उन सबके उत्तर 8 तारीख को जरूर मिलेंगे। अजय जी, कल जब चुनाव होगा, कल जब खुद प्रधानमंत्री यहां वोट डालेंगे, उसके बाद गृह मंत्री का भी यहां पे वोट है, जब चुनाव होगा तो ऐसा कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसको आप कल देखेंगे? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की बात शहरों में जैसे बार बार हो रही है कि कम रहेगी, क्या ऐसा इंडिकेटर है जो कल आप देख रहे होंगे, और कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिन पर आपकी खास नजर रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ गुजरात में, कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जगदीश ठाकुर, उन्होंने पिछले 2 दिन से ये कहना चालू किया है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, बोले मीडिया में ऐसी बात चल रही है कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो ओबीसी चीफ मिनिस्टर रहेगा, एक डेप्यूटी सीएम जो है शेड्यूल कास्ट का रहेगा, एक डेप्यूटी सीएम शेड्यूल ट्राइब का रहेगा, और एक अदर, मतलब एक मुस्लिम रहेगा। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये कास्ट कॉम्बिनेशन हमारा है। मतलब जो बादाम फैक्टर जो है माधव सिंह सोलंकी के वक्त काम चल रहा था, अब बादाम आ गया है। मतलब बैकवर्ड क्लास, आदिवासी, दलित, मुस्लिम एंड आहिर कम्युनिटी एंड आंजना चौधरी, मतलब उत्तर गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में आंजना पटेल चौधरी जो है वो उनकी काफी अच्छी बस्ती है, और करीब 9 से 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हार जीत को वो कर सकते हैं। दूसरा है मालधारी समाज, जी। जो मालधारी समाज है वो भी बीजेपी से नाराज है, तो उनको संतुष्ट देखना। तीसरा, दलितों का वोटिंग कैसा होता है। चौथा, मुस्लिमों का वोटिंग कैसा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जहां गोधरा में भी वोटिंग होगी, अहमदाबाद में भी वोटिंग होगी, नॉर्थ गुजरात में, सिद्धपुर में। तो देर आर 28 कॉन्स्टिट्यूंसी के जहां मुस्लिम वोटिंग जो है काफी जम के होगी, और मुस्लिम कैसा वोटिंग करते हैं और मुस्लिम्स की वजह से हिंदू बैकलेस आता है या नहीं आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए दलित, मुस्लिम, ये वोटिंग मैं देखूंगा, चौधरी कम्युनिटी का वोटिंग देखूंगा, मालधारी समाज का देखूंगा, और शहरी विस्तारों में कितना मतदान होता है, क्योंकि शहरी विस्तार जो है बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड है। ठीक है सर। संजय जी, अंत में आप कौन से फैक्टर्स देख रहे होंगे, और क्या आपको लगता है कि इस चुनाव का रिजल्ट जो भी रहे उसके एक बड़े इंप्लीकेशन या इंडिकेशन जरूर नेशनल इलेक्शन 2024 में भी पड़ेंगे? क्योंकि एक 27 साल का, मुझे लगता है इसका कोई पैरेलल अगर ढूंढने तो वेस्ट बंगाल में ढूंढ सकते हैं, जहां पर 34 साल तक लेफ्ट का राज रहा, और उसके बाद एकदम जिस तरीके से ममता बनर्जी एक इश्यू को लेकर इतना बड़ा उन्होंने पूरा एक कैंपेन खड़ा कर दिया। तो एज एन एकेडमिक आप इसको किस तरीके से सर कल के जो वोटिंग है उसमें आप क्या फैक्टर्स ऐसे देखेंगे? देखिए, फैक्टर तो मैं कल वोटिंग में टर्नआउट जरूर देखना चाहिए कि टर्नआउट कैसा हो रहा है। जिस बात का अजय जी ने जिक्र किया, अर्बन इलाकों में कैसा टर्नआउट है, और अगर अर्बन इलाकों में टर्नआउट फिर भी बहुत लो रहा तो मुझे इस बात का कुछ संदेह होने लगेगा, या आप समझिए कि सूचक है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटरों में थोड़ा उत्साह की कमी है, क्योंकि अर्बन वोटर तो बीजेपी के वोटर हैं। लेकिन मैं खास तौर पर यह देखने, इस पर नजर रहेगी मेरी। अभी इस बात का जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कल 8:30 बजे वोट डाल रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री वोट डालने के बाद
उनकी दिनचर्या क्या रहती है, क्या वो कुछ सभाएं कर रहे हैं, क्या सभाएं तो नहीं, पार्टी वर्कर्स के साथ मिल रहे हैं। तो मेरी नजर इस पर रहेगी कि 8:30 बजे सुबह सुबह प्रधानमंत्री वोट डाल रहे हैं, इसके बाद उनकी दिनचर्या क्या रहती है, उससे कुछ और संकेत मिलेंगे। आपने पूछा इसके कोई बड़े संकेत मिलेंगे या इसके कुछ इम्प्लीकेशन है, इन चुनावों के नतीजों के इम्प्लीकेशन 2024 पर। मुझे लगता है इम्प्लीकेशंस तो कोई नहीं है, संकेत जरूर मिलेंगे। अगर आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा कर पाती है इन चुनाव में, और अच्छा करने का पैमाना बहुत अलग अलग हो सकता है, मेरे हिसाब से अगर आम आदमी पार्टी के पास 18-19% वोट है, वो एक अच्छा प्रदर्शन होगा। तो कम से कम इस बात का संकेत मिलेगा कि 2024 के लिए आम आदमी पार्टी एक्सपेंशन मोड में है, और 2024 आते आते कुछ अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी अपनी पैर पसार लेगी। अगर आम आदमी पार्टी अच्छा नहीं करती है तो ये उनका जो एक तरह से फॉरवर्ड मार्च है एक्सपेंशन का, उस पर कहीं ना कुछ विराम लगेगा, और जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो पंक्चर होगी नैरेटिव। कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है, अगर कांग्रेस नंबर 2 रहती है तो एज एक्सपेक्टेड कांग्रेस कई राज्यों में नंबर 2 है, तो वहीं पे रहेगी। बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना प्रदर्शन पिछली बार से इंप्रूव करें। बीजेपी ये इस बात का जिक्र कर रही है कि सबसे बड़ी जीत होगी। मुझे लगता है बीजेपी के लिए जरूरी है कि एक डिसेंट जीत हो। अगर बीजेपी मार्जिनल जीत होगी बीजेपी की, जिसकी मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई संभावना है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है बीजेपी को फिर से सोचना पड़ेगा कि एंटी इनकम्बेंसी क्या सचमुच सेट इन कर गई है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने दोनों ने हमें बताई हैं। बिल्कुल सही बात है कि मार्जिन्स जो हैं वो शायद डिफाइन करेंगे कि बीजेपी को आगे किस हद तक एंटी इनकम्बेंसी को मैनेजमेंट से और कैंपेन से आप ढक सकते हैं और कब तक ढक सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और साथ ही साथ ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए चाहे अप्रत्याशित रिजल्ट्स ना आए, लेकिन लोग जरूर ये देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी वो एक पार्टी है, कांग्रेस अगर कहा जाए कि एक डिक्लाइनिंग मोड में अगर एक पार्टी है, तो अभी उस पार्टी का अंग्रेजी में शब्द कहते हैं टेल विंड, अभी उसके पास है, थोड़ी उत्साह के साथ वो आगे बढ़ रही है। तो देखना होगा कि वो किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कोशिश पूरी भरपूर ये कर रहे हैं अपने आप को पिच करने की। अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने बड़े चैलेंजर के रूप में। तो शायद ये चुनाव जितना जीतने वाली पार्टी के लिए जरूरी है, उतना ही ये चुनाव ये भी तय करेगा कि चैलेंजर नंबर 1 शायद कौन होने वाला है 2024 के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।